होम मेकर को सुबह से शाम तक करने पड़ते हैं सैकड़ों काम और उन्हीं सैकड़ों कामों को करने में आती हैं सैकड़ों छोटी छोटी सी परेशानियां। लेकिन जब हमें उनका सही तरीका या सॉल्यूशन या नया तरीका पता चल जाता है तो उन्हें हम कहते हैं टिप्स या ट्रिक्स। रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने के लिए आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ 19 ऐसी टिप्स या ट्रिक्स जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट तो ऐड होगा ही, साथ ही काम भी आसान होंगे। तो कौन सी टिप्स है, चलिए देख लेते हैं। जब मेरी बेटी छोटी थी तो अक्सर दीवारों पर इस तरीके से पेंसिल के मार्क्स कर देती थी और जो कि देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते थे। तो ये ना मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ इसका सॉल्यूशन, लेकिन हाँ आज मुझे याद आया तो सोचा चलो आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके के पेंसिल के मार्क्स जो होते हैं वो बहुत गंदे लगते हैं, लेकिन इनको साफ करने का बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी टूथपेस्ट लीजिए और उसको उस वॉल के ऊपर लगा दीजिए और बस सिंपल सा आपको फिंगर टिप की हेल्प से ही हल्के हाथ से रब करना है। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और आपको हल्के हाथ से 2 से 5 मिनट भी मुश्किल से आपको लगेंगे और आपका ये बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब देखिए, क्लीन होने के बाद में आपको पहले गीले कपड़े से साफ करना है और फिर सूखे कपड़े से साफ करना है। अब बताइए कहाँ है दाग? कितने भी पेंसिल के दाग हों आप इस तरीके से आसानी से साफ कर सकते हैं और हमारी वॉल बिल्कुल नई हो गई। बताइए कहाँ था दाग? कई बारी हमारे पास कुछ ऐसे आउटफिट होते हैं जो कि देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब हम उनको पहनते हैं ना तो उसके अंदर से थोड़ी सी स्किन शो होती है। तो ये मेरा एक नया वेस्ट था जो कि मैंने एक बार बस हॉल वीडियो के लिए शूट किया था इसको पहन करके, लेकिन इसको अभी तक पहनने का नंबर नहीं आया तो इसका टैग अभी तक लगा हुआ है। लेकिन हाँ, इसके अंदर से ना थोड़ी सी स्किन शो होती है। तो इसके लिए ना क्या किया जाए, तो मैं ना बहुत पहले से इस तरीके के फैब्रिक टेप अपने पास में रखती हूँ। ये इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मेरे तो हर बैग में ये रहते हैं। कहीं पर भी अगर स्टिचिंग खुल जाए या आपके पास सुई धागा अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके के जो फैब्रिक टेप होते हैं बड़े काम में आते हैं और ये कहीं पर भी कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करने का तरीका। इस तरीके से ना पतली पतली स्ट्रिप्स आती हैं, तो आपको जितनी चाहिए आप उतनी स्ट्रिप ले लीजिए। इसके दोनों तरफ ना पेपर लगा होता है, तो दोनों तरफ का पेपर आपको निकालना है। पहले एक तरफ का पेपर निकालेंगे और फिर फैब्रिक के एक साइड में लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ का पेपर भी निकाल देना है और दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर रख देना है बिल्कुल इस तरीके से और हल्के हाथ से प्रेस कर देना है और अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है। जब ये पुराना हो जाए तो इसकी अधेसिव जो है वो थोड़ी सी छूटने लगती है, तो आप इसको चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इसको अपने पास में रखती हूँ, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। पेंसिल के दाग के साथ में स्केच पेन के दाग भी बहुत जिद्दी होते हैं और पेन के दाग भी बहुत जिद्दी होते हैं जो कि बच्चे अक्सर लगा देते हैं। अब मेरे ये सोफा पर और कुशन कवर पर स्केच और पेन का दाग है, साथ ही साथ छोटे छोटे से दाग है जो कि बड़े जिद्दी हैं, मुश्किल है निकालना, लेकिन मैं इनको आसानी से निकाल लेती हूँ। थोड़ा तेज गर्म पानी लिया है मैंने और इसके अंदर डाला है लिक्विड डिटर्जेंट, आप जो भी यूज करते हैं वो डाल सकते हैं और इसमें डाला है लगभग 2 चम्मच के करीबन बड़े वाले चम्मच बोरेक्स पाउडर। बोरेक्स पाउडर डालने के बाद में एक फैब्रिक ले लेना है या स्पॉन्ज ले लीजिए, उसको अच्छे से निचोड़िए और इसको हल्के हाथ से तब तक रगड़ना है आपको जब तक कि ये दाग साफ ना हो जाए। साफ करने के बाद में गीले कपड़े से जरूर साफ करें, बिल्कुल इसको 2-3 बार निचोड़ करके फिर से साफ करना है। इसी तरीके से ये स्केच पेन का दाग जो है इसको भी आपको उसी सॉल्यूशन में डिप करके साफ कपड़े को लेकर के पहले भिगोना है, फिर इससे रगड़ना है, फिर कपड़े को ठंडे पानी में वॉश करना है और फिर उससे साफ करना है। तो इस प्रोसेस को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है और आप देखिए कहाँ पर गया दाग, आप बता भी नहीं सकते कि सोफे के दाग, पेन का दाग और सोफे के ऊपर जो दाग लगा हुआ था वो कहाँ गया। हाँ, पानी का दाग आपको दिखेगा, लेकिन इसको सूखने के लिए देंगे थोड़ी देर तो ये सूख जाएगा लगभग 2-3 घंटे में, फिर ये दाग भी बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। और हाँ, मैंने जो कुशन कवर के ऊपर स्केच पेन का दाग था वो भी इसी तरीके से निकाला है। अब मैं चाहती तो इसको
अलग से निकाल करके वॉश कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखाया कि कई बारी फैब्रिक ऐसे होते हैं जहाँ से हमें रिमूव करना मुश्किल होता है, जैसे कि सोफे का फैब्रिक इसी तरीके से चेयर पर लग जाए या कहीं पर भी लग जाए तो आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो स्केच पेन का दाग, पेंसिल का दाग या फिर पेन का दाग आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और हाँ, धूप में जरूर सुखाना इनको। जब भी किसी फंक्शन में जाना होता है तो शगन के लिफाफे तो जरूर चाहिए होते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप इनको ऐसे वैसे डाल देंगे तो फट जाते हैं, इसके अंदर जो कॉइन लगे होते हैं वो निकल सकते हैं और कई बारी तो ये मिलते भी नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सारे ही जितने भी एनवलप होते हैं इस तरीके से सबको एक साथ इकट्ठा करके एक मैं अलग से एनवलप या फिर एक इस तरीके के हमारे पास लिफाफे होते हैं ना, इनके अंदर रख देती हूँ। तो ये सारे के सारे एक तो सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, कहीं से फटते नहीं है, इनके कॉइन नहीं निकलेंगे और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये इसी एनवलप में से निकाल करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। और सबको पता है घर में ये कहाँ पर रखा रहता है, तो आप भी इस तरीके से सेफ्टी से रख सकते हैं इनको को। अच्छा, बाथरूम या किचन की ड्रेन पाइप कई बार क्लॉग हो जाती है, तो इनको हम खोलने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए इस तरीके के पाउडर का यूज करते हैं। ये काफी सारे ब्रांड्स में आती है, लेकिन इसको यूज करने का सही तरीका ये है कि जब भी आपका पानी का काम ना होना तब आप इसके अंदर डालिएगा, जिससे कि लगभग 3 से 4 घंटे तक आप यहाँ पर पानी ना चलाएं। अब ये पाउडर तो हमने डाल दिया है, हल्का सा 2 बूंद पानी हम जरूर डालेंगे इसके ऊपर से, बाकी ज्यादा पानी नहीं डालना है। 2 बूंद पानी डालने से क्या होगा कि ये जो पाउडर हमने डाला है ना, ये रिएक्ट करता है और इसके अंदर से आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो थोड़ी सी स्मेल भी आती है और धुआं भी निकलना लगता है, बबल्स भी निकलने लगते हैं। इससे क्या होता है, जब ये नाली में जाएगा ना तो जितना भी कचरा है उससे फूल जाएगा और उसको बिल्कुल गला करके जब हम 4 से 5 घंटे के बाद में जब बिल्कुल प्रेशर के साथ में ढेर सारा पानी डालेंगे ना, तो जितना भी कचरा होगा वो बिल्कुल गल जाएगा और इसके प्रेशर के पानी के साथ में इजीली निकल जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा टाइम देंगे तब ये अपना काम करेगा, अगर पहले ही पानी डाल देंगे तो फिर ये काम नहीं करता है। इस तरीके के लाइट वेट डेकोर पीस स्टिक करने के लिए इनके ऊपर ऑलरेडी सेल्फ एडहेसिव ग्लू लगा हुआ आता है, लेकिन समय के साथ जब ये पुराना हो जाता है तो डेकोर पीस ना अपने आप ही निकल करके गिरने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं तो लाइट वेट जितने भी डेकोर पीस होते हैं उनको मास्किंग टेप की हेल्प से स्टिक करती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो ऑडी वाला टेप होता है जो कि इस तरीके का आता है, ये डबल साइडेड टेप है, लेकिन इसको लगाने में मेरे साथ में क्या नुकसान होता है कि ये वॉल के ऊपर ना मार्क छोड़ देता है। जब इसको निकालना होता है तो वॉल का पेंट भी उखड़ जाता है, तो मैं इसको बहुत रेयरली यूज करती हूँ मजबूरी में। मैं क्या करती हूँ, मास्किंग टेप को इस तरीके से रोल कर लेती हूँ, 3 से 4 जगह अपने डेकोर पीस पर लगाया और इसको डायरेक्ट वॉल के ऊपर लगा देती हूँ। इससे वॉल भी डैमेज नहीं होती है और मेरे डेकोर पीस बिल्कुल इजीली स्टिक हो जाते हैं। आप भी ट्राई करिएगा। मटर मलाई अगर आप कभी भी बनाते हैं तो उससे पहले मेथी को ना थोड़े से सरसों के तेल में बहुत अच्छे से भूने, इतना भूने कि उसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए, लेकिन ये बिल्कुल सेम फ्लेम पर होना चाहिए। ऐसा करने से हमारी मेथी मटर मलाई बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती और उसका टेस्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हम सभी के पास इस तरीके के हैंगर तो होते ही हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी फ्लोई फैब्रिक वाला कोई भी टॉप, कोई भी साड़ी सूट हम हैंग करते हैं ना, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि वो बार बार इस तरीके से निकलता रहता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए अगर आप वुडन हैंगर का यूज करेंगे तो ये फैब्रिक कभी भी नहीं निकलते हैं। और इन वुडन हैंगर में होते हैं बीच बीच में थोड़े से कट लगे हुए, जिसके कारण स्ट्रैपी ड्रेस या स्ट्रैपी टॉप्स वगैरह या कोई भी फैब्रिक अगर आपने लगाया है तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे। तो वुडन हैंगर में आप किसी भी तरीके के कपड़े हैंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। जब भी हम वेजिटेबल को चॉप करने के बाद में बास्केट में डाल करके या किसी भी बर्तन में डाल करके वॉश करते हैं, तो अगर आपने इस तरीके की ड्रेनिंग बास्केट में डाल करके वॉश किया है तो इससे ना पानी निकलता रहता है, और अगर डायरेक्ट काउंटर टॉप पर रख देंगे तब आपका पानी सारा काउंटर टॉप को भी गीला कर देगा। तो इससे बचने के लिए एक कोई भी इस तरीके की प्लेट अगर आपने रख दी है तो आपका काउंटर टॉप भी सूखा रहेगा और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आपकी प्लेट के अंदर ही आ जाएगा। डेकोरेटिव वुडन ट्रे या वुडन प्लेटर तो हम सभी के पास में होती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ भी गीला रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद में फंगस लग जाती है या फिर कोई माइट्स वगैरह लग जाते हैं, थोड़ी सी इनकी शो भी खराब हो जाती है। स्पेशली अगर इस तरीके की बुनाई वाली ट्रे अगर आपके पास है तो इसको सालों साल
बिल्कुल नए जैसा बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके की वुडन पॉलिश मेरे पास है जो कि वैक्स पोल के नाम से है, और मैं इसका कुछ स्प्रे करके इस तरीके से स्प्रे कर देती हूँ 4 से 5, और उसके बाद में 5-7 मिनट रखने के बाद में मैं इसको सूखे कपड़े से बिल्कुल रब कर देती हूँ। इससे इसकी शाइन बिल्कुल बनी रहती है और इसके अंदर कोई भी तरह के माइट्स, कीड़ा या फंगस वगैरह नहीं लगती है। इवन बरसात के दिनों में भी ये ऐसे ही चमकती रहती है। ये वाली अगर आप मेरी ट्रे देखेंगे तो ये बैक साइड से भी और आगे से भी बिल्कुल एज इट इज नई की नई बनी हुई है, जबकि ये कई साल पुरानी है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और ये वुडन पॉलिश तो मैं अपने डाइनिंग टेबल, जितना भी वुडन का सामान है उसके ऊपर भी उसकी पॉलिश करने के लिए या उसको चमकाने के लिए भी यूज करती हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा मैं कितने सालों से इसको यूज कर रही हूँ। कोई भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कि ये 100% काम करता है। सर्दियों में हम अक्सर बथुए के, पालक के, मेथी के पराठे बनाते हैं, और उसके लिए अक्सर क्या करते हैं ना, जैसे पालक का, बथुए का हम पराठा बना रहे हैं तो पहले उसको बारीक बारीक चॉप करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसके बाद में इसको बॉईल भी करते हैं और उसके बाद में हम आटे में गूंथते हैं। ऐसा करने से हमारी हरी सब्जियों के जितने भी आयरन और पोषक तत्व होते हैं वो आधे बॉईल करने से ही निकल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन जो होता है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाने पर ही बना रहता है। अगर हाई फ्लेम कर देते हैं तो वो निकल जाता है। इसीलिए अगर आप इसको आटे में गूंद रहे हैं तो इसको बॉईल करने की जगह अगर आप इसको चॉप करके वॉश करने के बाद में अच्छे से ऐसे ही पीस करके गूंद लेंगे, यानी कि बिल्कुल बारीक बारीक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और फिर आटे में डायरेक्ट ही गूंद लेंगे, तो आपका आटा कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने इसके अंदर बची हुई दाल जो होती है वो भी गूंद दी है, तो इससे हमारा जो चपाती है, पराठे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आयरन के गुण और पोषक तत्व सारे हमें इस आटे में नेचुरली मिल जाएंगे, और ऐसा करने से ये बिल्कुल भी कसेला नहीं होता है। इसके अंदर पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, लेकिन टेस्ट खराब नहीं होगा। अगर आप वर्किंग हैं, सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, तो सुबह सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए जितने भी आपके एथनिक या वेस्टर्न ड्रेस हैं उसका पूरा सेट लगा करके अगर आप हैंगर में रखते हैं तो वो आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, पूरा सेट आपको एक बार में ही मिल जाएगा। दूसरी टिप यहाँ पर यह है कि अगर स्टेनलेस स्टील के हैंगर में आपके स्लिपरी फैब्रिक बार बार स्लिप होकर के गिरते हैं और आपके पास वुडन हैंगर नहीं है, तो कुछ इस तरीके से अगर आप उसको लॉक करके रखेंगे तो इस तरीके के हैंगर में से भी आपके स्लिपरी फैब्रिक नहीं निकलेंगे। तो आपको अगर वुडन हैंगर में इन्वेस्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं, इस तरीके से अपने पुराने हैंगर्स का भी रीयूज कर सकते हैं और सालों साल आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। कई सारी रेसिपीज में कसूरी मेथी का यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा उसको भून लेते हैं जिससे कि वो आसानी से मसली जा सके। इस तरीके से हम क्रश करते हैं, तो अगर वो भुनी हुई होगी तो वो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से कभी कभी ना सब्जी में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, तो ऐसा ना करके कसूरी मेथी को किसी भी कंटेनर में करके अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो इसके अंदर नेचुरल खुशबू बनी रहेगी। इसकी खुशबू लंबे समय तक एज इट इज़ बनी रहेगी और आपको इसको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़र में से जब भी आपको यूज़ करना है निकालिए जितनी भी चाहिए आपको, और इसको आप क्रश करेंगे ना तो ये देखिए इस तरीके से सेकंड्स में बिल्कुल चूरा हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, और इसकी खुशबू जो है ना, अगर आप इस तरीके से डालेंगे खुशबू पूरी बनी रहेगी और सब्जी में कड़वापन नहीं आएगा। और अगर हम इसको भूनते हैं ना तो आप देखो इस तरीके से कई बार ये थोड़ी काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्रश तो हो जाती है लेकिन इसके अंदर कड़वापन ना आए, इसके लिए अगर आप ऐसे करेंगे, करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। विंटर में लेदर बूट हर किसी की पसंद होती है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से नहीं केयर करते हैं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनका लेदर निकलने लगता है। ये मैंने कुछ टाइम पहले लिए थे और इसको मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, लेकिन अभी भी ये वैसे के वैसे ही हैं, आप देखिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ये 2 विंटर बूट्स हैं जो कि एक लॉन्ग वाले हैं और एक शॉर्ट वाले हैं। ये मैंने लगभग 2 साल पहले लिए थे और ये लास्ट ईयर भी और इस साल भी ऊपर ही पड़े रह गए। मैंने इनको निकाला नहीं था, यूज नहीं किया था, जिसके कारण से इसकी देखभाल भी नहीं हुई।
तो क्या हुआ कि मेरे दोनों लेदर बूट्स के एक का तो सोल ही निकल गया, आप देख सकते हैं। इसका बिल्कुल सोल निकल गया है और जबकि इसका लेदर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोल निकल गया है, जिसकी वजह से अब मैं इसको पहन नहीं सकती हूँ। और दूसरे हाई बूट्स जो हैं उसका सारा लेदर निकल गया है। अच्छा, ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है? मैंने क्या ऐसा किया, जो मेरे ये पहले वाले जो बूट हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। इसके लिए आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर थोड़ी हवा लगती रहे। दूसरी चीज़, इसको आप समय-समय पर लगभग 3-3 महीने में भी अगर इसको पॉलिश करते रहेंगे, सिंपल थोड़ी-सी पॉलिश लेकर के अगर आप पॉलिश कर देंगे तो ये वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। इनको थोड़ा धूप लगा सकते हैं आप, थोड़ी पॉलिश कर सकते हैं, तो क्या रहता है कि आपके बूट्स जो हैं उनको थोड़ा-सा नया जीवन मिलता रहता है और ये नए बने रहते हैं। इसमें मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये हाई बूट्स जो हैं ये मेरे खराब हो गए क्योंकि ये महँगे होते हैं, तो इनका खराब हो जाने पर दुःख भी ज़्यादा होता है। आप किस तरीके से केयर करते हैं मुझसे शेयर कीजिएगा। सर्दियों में गाजर का हलवा बनाना और खाना तो सबको पसंद आता है, लेकिन गाजर का हलवा बनाने में ना टाइम बहुत लगता है, जिसके लिए ये एक बड़ा टास्क लगता है कई बारी, है ना? हर बार नहीं, अच्छा लगता है इसलिए सब बनाते हैं। लेकिन इसको बनाने का एक आसान तरीका है, छीलने के बाद में गाजर को वॉश कर लीजिए और इसको रफली चॉप कर लीजिए। इस तरीके से मैं मोटे-मोटे पीसेस में इनको कट कर ले रही हूँ और फिर कुकर में डाल करके हल्का सा पानी डाला मैंने। पानी नहीं भी डालेंगे तभी भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 1 से 2 सीटी आप इसमें लगा लीजिए और फिर मैशर की हेल्प से बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए। तो ये बिल्कुल आपको घिसने की ज़रूरत नहीं होगी। अब गाजर को घिसने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से आपका सेकंड्स में गाजर घिसने का काम खत्म। और इससे गाजर के टेस्ट में, हलवे में टेस्ट में बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं आता है। अब इस तरीके से हम मैश कर लेंगे, उसके बाद में आप चाहे तो डायरेक्ट कुकर में बना सकते हैं गाजर का हलवा और चाहे तो आप कढ़ाई में डाल करके अपने ट्रेडिशनल तरीके से बना सकते हैं। है ना कितना आसान तरीका? और मैंने तो इस बार जितनी बार भी सर्दियों में गाजर का हलवा बनाया, इसी तरीके से बनाया। आप भी जरूर ट्राई करना। अगर ट्राई किया है तो मुझे बताना। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आती रहती हूँ, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।